जी, वेलकम टू क्वांटम क्विस्टर्स। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेक्चर पढ़ेंगे और पहला केमिस्ट्री का लेक्चर है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्लास 11 के स्टैंडर्ड का है। इसको छोटे क्लास के बच्चे भी समझ सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्लास 11 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोअर क्लास के बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो 5 टोटल लॉज हैं। ऐसे 5 ऐसे लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक और लॉ है जो आपकी एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक्स में, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये थर्ड लॉ में ही आता है, इसके लिए कोई अलग से लॉ नहीं है, ये थर्ड लॉ में ही आता है। कैसे आता है वो आपको बता देंगे। चौथा गे-ल्यूसैक्स लॉ। गे-ल्यूसैक्स लॉ, ठीक है। पांचवा एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। ये पांचों लॉ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसके बारे से पहले हम ये जानेंगे है क्या। उसके बाद फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम प्रूव करेंगे एक किसी रिएक्शन से, और तीसरी चीज़ हम इसके क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये है क्या, इसको डिफाइन करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ जब मिक्स होता है, मिलता है, कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, तो जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसमें और आपके रिएक्टेंट्स में जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का टोटल मास एकदम बराबर होता है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट का हम डिकम्पोजिशन ले सकते हैं।
इस तरह से होता है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है R और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट क्या है कैल्शियम का? कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब हम लोग टोटल वेट कैलकुलेट करते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्या है 40, कार्बन क्या है 12, ऑक्सीजन क्या है 16 इंटू 3। रिएक्टेंट्स में क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कितना है 40, ऑक्सीजन कितना है 16। अब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है 12, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड का टोटल और राइट हैंड साइड का टोटल मास बराबर आ रहा है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे 40 प्लस 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। राइट हैंड साइड पे 40 प्लस 56 ग्राम्स, 12 प्लस 32 44 ग्राम्स। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 56 और 44 को तो 100 आएगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर ही होता है। ठीक है, ये तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। अब इसका हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि आज के टाइम में ये कितना वैलिड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज के टाइम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कितना वैलिड है, ये सुना है आपने? E is equal to mc square. E is energy, m for mass, c for speed of light. E क्या है? This is called Einstein's equation. Einstein's equation. जब भी कोई रिएक्शन होता है हमारा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है तो मास में फर्क आएगा। आज के दौर में अगर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये लॉ जो है ये पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक माइलस्टोन है, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है और हम जानते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी ज़रा सी शेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये हमारा एनर्जी है जो लॉस हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस है। अब हम लोग सेकेंड लॉ पे आते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि कोई भी कंपाउंड है, आप कहीं से भी लेकर आते हैं, किसी भी सोर्स से लेकर आते हैं, जो कंपाउंड होगा उसका, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनमें आपस में जो रेशियो होगा बाय वेट, वो फिक्स्ड होगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा बाय वेट। मिसाल के तौर पे जैसे बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर, पानी आप ओशन से लेके आए, सी से लेके आए, पहाड़ से लेके आए, आरओ का पानी लेके आए, ग्राउंड वाटर से पानी निकालें या जैसे भी पानी आप निकालें, आपका पानी जो है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन इज 1:2, ऑक्सीजन इज 16, 2:16 और 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। ये उसका फिक्स्ड या डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये उसका फिक्स या डेफिनेट प्रोपोर्शन है। 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 यानी 8 पार्ट ऑक्सीजन, 1:8 के रेशियो में बाय मास, बाय मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वेन्स के ब्लड में है मिक्स्ड, कहीं से भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लैब में जो बन रही है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड सब के सब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है बाय मास। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, 12:32, 4 से डिवाइड कर देंगे, 3:8, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो बाय मास 3:8 होना चाहिए। ठीक है, ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये सब तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, हर जगह वैलिड था, हर जगह चल रहा था। बट जहाँ पे एक चीज की डिस्कवरी हुई जिसे कहते हैं आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के आने के बाद से ये चीज़ को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन का एक आइसोटोप होता है C14, उसका एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट 14 होता है, एक का एटॉमिक वेट 12 होता है। तो अब एक कार्बन डाइऑक्साइड जिसके कार्बन का एटॉमिक वेट 14 है और एक कार्बन डाइऑक्साइड जिसके कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है,
इन दोनों के प्रोपोर्शंस में फर्क होगा। जैसे ये 14 है इज टू ऑक्सीजन 32, ये 12 इज टू 32। तो ये हमने पहले भी देखा था, ये 3:8 था, लेकिन ये 3:8 नहीं होगा, ये 7:16 होगा, 7:16 होगा। तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यहाँ पे उसको ये यहाँ पे ये वैलिड नहीं होता। कब? जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं। ठीक है। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है कि अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, दो एलिमेंट से, एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक एलिमेंट का जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है, एक एलिमेंट का अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। तो जब उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे, दोनों केस में, या दो से ज़्यादा केस भी हो सकते हैं, जब प्रोडक्ट्स बनेंगे उस टाइम पे जो कंपोनेंट्स होंगे, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे, उनके बीच में जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर होगा, सिंपल होल नंबर होगा, यानी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन reacts with oxygen gives carbon monoxide, carbon dioxide। सेम कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फर्क क्या होता है? ऑक्सीजन की अमाउंट अलग होती है, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होगी। वैसे भी अगर हम इसको बैलेंस करने लगेंगे तो ये ठीक है। अब ये हमारा जो ऑक्सीजन है जिसमें क्वांटिटी वेरी कर रही है, वेरिंग क्वांटिटी, ये क्वांटिटी हमारी जो है ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगी। यानी इस केस में ये 16 है, ये 2 × 16 है, ये 16 ग्राम्स है, ये 32 ग्राम्स है, यानी 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 12 grams of carbon reacts with 16 grams of oxygen। 12 ग्राम का कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 28 ग्राम्स की कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। 12 ग्राम का कार्बन 32 ग्राम्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है,
तो वो 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर हम इन दोनों का रेशियो देखें तो 16:32 और 1:2 और 2:1। 2/1 is a whole number. 2/1 is a whole number. तो सिंपल होल नंबर के रेशियो में ये होते हैं, ठीक है। सिंपल होल नंबर का रेशियो होता है। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से मिलता जुलता एक और है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या होता है? ये होता है अगर मान लीजिए कि कार्बन है हमारे पास और सल्फर है हमारे पास, ठीक है। इसमें दो नहीं, इसमें 3 एलिमेंट्स लेते हैं। ये और ये कार्बन और सल्फर दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। कार्बन कितना है? 12 ग्राम्स, सल्फर 32 ग्राम्स, ऑक्सीजन 16 ग्राम्स। ठीक, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, बनाती है CO2। दिस इज 44 ग्राम्स। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है SO2। ये है 64 ग्राम्स, ठीक है। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स एक एलिमेंट के साथ कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, और उनका सेम अमाउंट में रिएक्ट करें। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे O2 दिस इज 16 × 2 32। जब सेम अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो जब ये आपस में जब ये कंबाइन करेंगे कार्बन और सल्फर, तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। CS2 C कार्बन, S2 सल्फर। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में ही ये कंबाइन करेंगे, ठीक है। ये था थर्ड लॉ। ये सेकंड नहीं, थर्ड लॉ था ये, ठीक है। इसको थर्ड कर लीजिए। इसके बाद फोर्थ लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ये ल्यूसैक्स लॉ। ये ल्यूसैक्स लॉ क्या बोलता है? ये ल्यूसैक्स लॉ ये बोलता है कि जब भी गैसेस कंबाइन होती हैं, ठीक है, जब भी गैसेस कंबाइन होंगी वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगी। किस चीज़ के रेशियो में?
उनके वॉल्यूम के रेशियो में, ठीक है। जब वो कंबाइन होंगी तो वो एक सिंपल रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी H2 प्लस Cl2 HCl, यानी वन पार्ट या वन वॉल्यूम of hydrogen reacts with one volume of chlorine to get to get two volume of HCl. टू वॉल्यूम ऑफ HCl। तो इसमें एक सिंपल रेशियो क्या है, 1:1:2। ये है गिब्स लॉ। ठीक, अब लास्ट एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस नंबर हम जानते हैं n 6.02 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर गैसेस हैं, कोई भी गैस है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, है ना, कोई भी गैस है, अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेम है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब सेम वॉल्यूम अगर है गैस का तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है वो बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, ये है एवोगैड्रोस लॉ। ये 5 लॉज हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है केमिस्ट्री का, तो इसको अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और नया वीडियो हम जब बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मोल कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपकी केमिस्ट्री और भी आसान होती चली जाएगी। ठीक है, अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अपने कमेंट दीजिए, अच्छा लगे तब भी, बुरा लगेगा तब भी, और जो भी आपके सजेशंस हैं वो सजेशंस दीजिए। और आपको कोई वीडियोस आप चाहते हैं अपनी तरफ से मुझसे डिमांड करना, तो मैं उसकी वीडियो भी आपको बना के मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको अच्छी तरह समझना है, जो आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में या कोचिंग में, जहाँ भी पढ़ाया जाता है, आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आ रहा है, या तो कोचिंग की क्राउड की वजह से या तो स्कूल में लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में सेम चीज़ को यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, वेरी सून आई विल बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।